हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ HAP2 है ना, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 में आज हम एक अलग क्लास देखेंगे जो है ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में। हाउएवर ये आपके सिलेबस में नहीं है और एग्जाम में भी इतना कुछ नहीं पूछा गया है। हाउएवर आगे जाके जब हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे आगे क्लास, वहाँ पे हमको ब्लड ब्रेन बैरियर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही जरूरी है समझने के लिए। तो हम देखेंगे कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है और ये क्यों जरूरी है और इसका क्या क्या रोल है, ये हम देखेंगे। फिर इसके बाद में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होने वाले कुछ जो बीमारियां हैं उसके बारे में हम देखेंगे, उसके डेफिनेशन देखेंगे और हम अपना क्लास यहाँ पे खत्म करेंगे, जिससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कंप्लीट हो जाएगा और जो नेक्स्ट क्लास है हम वहाँ पे अनदर यूनिट लेके आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो है ब्लड ब्रेन बैरियर, है ना। अगर हम इसको अच्छी तरह से, ब्लड है ना, जो हमारा ब्लड है, फिर है ब्रेन। ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर रहता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, या फिर हम उसको शॉर्ट फॉर्म में BBB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक ब्लड सर्कुलेशन है हमारे बॉडी का और ब्रेन एक वाइटल ऑर्गन है, इन दोनों के बीच में एक बैरियर क्रिएट बना रहता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। द ब्लड ब्रेन बैरियर इज सिलेक्टिवली परमेबल, मतलब हमारे ब्लड से सारी चीजें जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचती है। बहुत सिलेक्टिव चीजें, एकदम रेयर चीजें, एकदम सिलेक्टिव चीजें ही हमारे ब्रेन तक ब्लड से पहुंचती है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग अ टर्म सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि ये जो BBB है उसमें एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन रहता है जो एकदम सिलेक्टिव चीजों को ही हमारे ब्रेन तक जाने देता है, बाकी चीजों को नहीं जाने देता, उसको ब्लड में ही रोके रखता है। बिटवीन द ब्लड एंड द ब्रेन टिश्यूज दैट प्रोटेक्ट्स द CNS। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये CNS को प्रोटेक्शन दे, है ना। जैसे क्या रहती है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, या फिर जो कोई भी बड़ा आदमी हो, डायरेक्टली वो उसके रूम पे या फिर उसको मिलने नहीं जा सकता, वहां पे कुछ सिक्योरिटी रहती है ना, ताकि उनको हार्म ना हो, उनको सिक्योरिटी इश्यू ना हो। ऐसे हमारे ब्रेन पे, क्योंकि अपना जो ब्रेन है वो क्या है, एक हेडक्वार्टर है, कैपिटल है, तो जो ब्लड में जो भी चीजें हैं ये जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली जाके ब्रेन पे जाके इंटरेक्ट करे, तो उसको बचाने के लिए वहां पे एक बैरियर रहता है। तो ये जो बैरियर है हमारे बॉडी का एक सिक्योरिटी सिस्टम है या सिक्योरिटी गार्ड है, हम ऐसा समझ सकते हैं, फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेज व्हाइल अलोइंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू पास। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ब्रेन तक पहुंचती हैं, वो चीजें को जाने देता है ये जो एक मेम्ब्रेन रहता है, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेज है या फिर जो पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंसेज है उनको नहीं जाने देता है। ये जो एक बैरियर रहता है इसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, राइट। तो ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है इट कंसिस्ट मेनली ऑफ टाइट जंक्शन। ये जो सेल्स है ये टाइट जंक्शंस में बने रहते हैं जो सील करते हैं इंडोथेलियल सेल्स को, है ना। जो ब्रेन कैपिलरीज है उनको इतने टाइट होके एक दूसरे के साथ ये सेल रहते हैं कि ये यहाँ पे स्पेस ही नहीं रहता है कि कोई भी चीजें मटेरियल उसको क्रॉस करके ब्रेन तक चले जाए। इट प्रिवेंट्स टॉक्सिन्स, तो जो हमारे बॉडी में ब्लड में जो भी टॉक्सिन थे या फिर कोई पैथोजेंस हो गए जैसे बैक्टीरिया वायरस, जो भी पैथोजेंस है या फिर कोई हार्मफुल केमिकल्स है, हम तो डे टू डे है ना कभी कुछ भी खा देते हैं, कभी पॉल्यूशन है, कभी कुछ है, तो ये सारी चीजें एकदम से हमारे ब्रेन पे नहीं पहुंचती, जिसको BBB कंट्रोल करता है ना। तो ये जो टॉक्सिन्स है, पैथोजन है, केमिकल्स है, इनको CNS में जाने से प्रिवेंट करता है ये BBB। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरियर है हमारे बॉडी सिस्टम का, है ना। और ये BBB का और कुछ काम क्या है कि ये कीप कांस्टेंट केमिकल कंडीशंस नेसेसरी फॉर नॉर्मल न्यूरोनल एक्टिविटी। जो हमारे ब्रेन पे न्यूरल एक्टिविटी होनी चाहिए उसके लिए क्या केमिकल कंडीशंस चाहिए उसको मेंटेन करने का काम करता है। सिलेक्टिवली अलोज इसेंशियल सब्सटेंस, जैसे ऑक्सीजन जरूरी है, ग्लूकोज जरूरी है, अमाइनो एसिड जरूरी है, और सर्टेन आयंस जैसे सोडियम क्लोराइड जो जरूरी है उसको ये आराम से ब्रेन के अंदर जाने देता है और बाकी चीजों को नहीं जाने देता है। जैसे जो लिपिड सोलुबल सब्सटेंसेस रहते हैं, जो ड्रग्स रहते हैं या जो भी चीजें हाईली फैट सोलुबल रहती है, वो आराम से BBB को क्रॉस कर सकती है, जबकि जो वाटर सोलुबल चीजें रहती है वो चीजें सीधे सीधे BBB को क्रॉस नहीं कर पाती, उसको क्रॉस करने में दिक्कत रहता है। दस डिलीवरी ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंसेज इन CNS इज डिफिकल्ट इन द सेम केसेस। इसलिए अगर हम ड्रग डिलीवरी की बात करते हैं, जो भी हम ड्रग्स बनाते हैं, जो भी ड्रग्स हम CNS को टारगेट करके बनाते हैं, तो उनको हम लिपोफिलिक रखना पड़ता है ताकि ये जो ड्रग है ये क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच जाए, है ना। तो जनरली जो वाटर सोलुबल ड्रग्स रहती है वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचती है। तो कुछ इन्फ्लामेटरी कंडीशंस रहती है, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, इंसेफेलाइटिस हो गया, है ना। ऐसे केसेस में जो अपना ये ब्लड ब्रेन बैरियर है इसकी इंटीग्रिटी खराब हो सकती है और जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, पैथोजेंस है या फिर जो केमिकल्स है वो हमारे ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। तो ये चीजें हमको ध्यान देनी है। होप यहाँ पे जो ये BBB का छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है
इस ब्लड सर्कुलेशन और ब्रेन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है, ताकि जो हमारे ब्लड में अनवांटेड हार्मफुल या फिर रिस्की पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंस जो डायरेक्टली ब्रेन पे ना पहुंचे। तो ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, ये मेक श्योर करता है कि जो भी ब्रेन को इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ब्रेन तक पहुंचे, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो ब्लड में ही रहे, वो ब्रेन पे नहीं जाए। ये जो टोटल चीजें हैं इसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। होप यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, राइट। ऐसे ही जो हमारा अगला जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है वो है कि नर्वस सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स हैं, उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो जो इसमें सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है इपिलेप्सी का है ना, जिसको हम हिंदी में बेसिकली मिर्गी भी बोलते हैं, राइट। ये जो इपिलेप्सी है ये क्या है, इट्स अ क्रोनिक मतलब लंबे समय से प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है ना। ये इसमें क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रहता है, मतलब अपने न्यूरॉन्स के डिसऑर्डर रहता है, नर्व्स के डिसऑर्डर रहता है। कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट, रिकरेंट मतलब क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा बार अनप्रोवोक्ड सीजर है ना, कॉज्ड बाय अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन है ना। अभी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात करी थी हमने एक्शन पोटेंशियल पे, हमको अच्छे से याद है। जो एक्शन पोटेंशियल है ये प्रोवोक हो जाता है, प्रोवोक मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है, स्टिमुलस बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, अनप्रोवोक्ड सीजर आ जा रहे हैं। मतलब सीजर मतलब क्या होता है, अबनॉर्मल ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो जा रही है, तो हम सीजर बोलते हैं है ना। अगर ये सीजर क्या है, 2 से ज्यादा बार आ रहा है, 2 या 2 से ज्यादा बार आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इपिलेप्सी बोलते हैं। मतलब बेसिकली क्या है कि जो अपना एक्शन पोटेंशियल चल रहा है, जो नर्व इंपल्स जनरेशन हो रहा है वो एक्सेस में हो रहा है, जो हमारे बॉडी को इतना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सीजर क्या है, इपिलेप्सी क्या है, कन्वल्जन क्या है, तो उसको हम एक एक करके सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश। सीजर मतलब क्या होता है कि एक सडन टेम्पोररी मतलब शॉर्ट टाइम के लिए डिस्टर्बेंसेज इन ब्रेन फिजियोलॉजी ड्यू टू द अबनॉर्मल एंड एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। मतलब जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एकदम सडनली और टेम्पोररी तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे अबनॉर्मल एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, सीजर बोलते हैं। और अगर इसके रिस्पॉन्स में सडन और वायलेंट जर्की मूवमेंट हो जाए, इनवॉलेंट्री हमारे मसल्स जो है वो मूव करना चालू कर दे, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करना चालू हो जाए, जिसकी वजह से बहुत टाइप के दिक्कतें आती है, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। तो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, जो सीजर है उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो ज्यादा रहती है, ईईजी में हमको देखने को मिलता है, मगर मसल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है, जबकि कन्वर्जन में मसल इन्वॉल्वमेंट रहती है। ये दोनों इसमें डिफरेंसेस हैं। और इपिलेप्सी का मतलब क्या होता है कि अगर रिकरेंट बार बार सीजर या कन्वर्जेंस बार बार आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इपिलेप्सी। होप ये 3 चीजें आपको आराम से समझ में आ गई होंगी, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन का क्वेश्चन ही नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। इपिलेप्सी मतलब होता है कि रिकरेंट फॉर्म पे सीजर या कन्वर्जेंस हो जाना। सीजर का मतलब होता है अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होना ब्रेन पे, जहां पे मसल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और जो कन्वर्जन है वहां पे क्या होता है कि इन्वॉलेंट्री मसल इन्वॉल्वमेंट भी होता है। ये कुछ इनके बेसिक डिफरेंसेस है। तो और कुछ सीएनएस जो डिसऑर्डर्स है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे है ना। सबसे पहला आता है पार्किंसंस डिजीज है ना, ये पार्किंसंस नाम के फिजियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे निकाले थे। तो पार्किंसंस डिजीज इज अ क्रोनिक, मतलब क्या होता है, लंबे समय में ना, जिसको होने में टाइम लगता है, लंबा टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं क्रोनिक, लॉन्ग टाइम। क्रोनिक प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यहाँ पे भी क्या है कि जो न्यूरॉन है या नर्व से उसका डिसऑर्डर हो रहा है। कैरेक्टराइज बाय ट्रेमर, ट्रेमर मतलब क्या होता है कि ऐसे कांप जाना, हाथ कांपना, उंगली कांपना, ट्रेमर। रिजिडिटी मतलब क्या होता है कि आदमी एकदम अकड़ जाता है, अकड़ापन आता है पूरे बॉडी में, जो उसकी मूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वो कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रिजिडिटी। एंड स्लो मूवमेंट, स्लो मतलब ब्रेडी मतलब कम, स्लो। काइनेसिया मतलब होता है मूवमेंट, आदमी एकदम धीरे 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 चलना चालू होता है या उसके मूवमेंट में एकदम स्लोनेस आ जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेडिकाइनेसिया। एंड पोस्चुरल इनेबिलिटी, जैसे हम स्ट्रेट होके खड़े होते हैं ना नॉर्मली, तो आदमी एकदम स्ट्रेट होके खड़े नहीं हो सकता है ना, उसको हम बोलते हैं पोस्चुरल इनेबिलिटी ड्यू टू डीजेनरेशन ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन इन द ब्रेन। तो अपने ब्रेन में क्या होता है कि बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। हमने साइनेप्स वाले कॉन्सेप्ट में देखा था, जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे बॉडी सिस्टम पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोपगेट करने के लिए ना, स्टिमुलेशन करने के लिए, इनिबिशन करने के लिए यूज होते हैं। तो ऐसे ही जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करने वाले जो सेल है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आदमी को ट्रेमर्स, रिजिडिटी या फिर मूवमेंट डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे को हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज। और कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशन हो जाते हैं जो पार्किंसंस डिजीज की तरह सिम्टम लेके आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं
पार्किंसोनिज्म। उसमें पार्किंसंस डिजीज इटसेल्फ भी हो सकता है, या फिर कोई ब्रेन इंजरी हो गई, किसी को स्ट्रोक आ गया जिसको हम पक्षाघात बोलते हैं, या फिर कोई ड्रग लेने की वजह से अगर पार्किंसंस जैसा सिचुएशन आ गया तो उसको हम पार्किंसोनिज्म बोलेंगे। ये फाइन डिफरेंस है। पार्किंसंस डिजीज मतलब टिपिकल पार्किंसंस डिजीज हो गया, कैरेक्टराइज्ड बाय द लो लेवल ऑफ डोपामिन, ट्रेमर, रिजिडिटी एंड ब्रेडिकाइनेसिया। ऐसे पार्किंसोनिज्म मतलब क्या होता है कि वो पार्किंसंस डिजीज हो भी सकता है, या फिर कोई अगर ऐसी कंडीशन हो गई जो पार्किंसंस डिजीज जैसे सिम्टम्स लेके आ रही तो उसको हम बोलते हैं पार्किंसोनिज्म। फिर जो हमारा थर्ड डिसऑर्डर है वो है अपना डिप्रेशन। हमने बहुत फ्रिक्वेंटली इस टर्म को सुना है, डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, मगर ऐसा नहीं है ना। जो डिप्रेशन है कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स तो है, बट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंस। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि लॉन्ग टर्म तक, ऐसा नहीं कि एक बार डिप्रेस, एक बार हर कोई डिप्रेस होता है, शॉर्ट टर्म के लिए हर कोई डिप्रेस होता है। अगर ये डिप्रेशन परसिस्ट कर जाए है ना, महीने भर से ज्यादा तक अगर परसिस्ट कर जाए या फिर वीक्स टुगेदर परसिस्ट कर जाए तो ऐसे कंडीशन को हम डिप्रेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आदमी जनरली सैडनेस रहता है, आदमी एकदम दुखी रहता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उसको जो चीज करने में मजा आता था वो चीज में अब उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है, उस चीज का इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को क्रिकेट खेलने में अच्छा लगता है तो मैं डिप्रेशन में रहूंगा, मेरे को क्रिकेट खेलना भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं मेजोरिटी टाइम दुखी रहूंगा। और जो भी प्लेजर एक्टिविटीज रहती है ना, मेरे को जैसे कुछ खाने में अच्छा लगता था, खेलने में अच्छा लगता था, दोस्तों को साथ मिलने में अच्छा लगता था, वो एक्टिविटी में भी अब मेरे को मजा नहीं आता है। एंड रिड्यूस्ड एबिलिटी टू फंक्शन इन अ डेली लाइफ। और जो मैं अपने डेली के काम करता था, दिनचर्या की एक्टिविटी करता था, वो वाली एक्टिविटी भी अब मेरे से अच्छी तरीके से नहीं हो रही। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं डिप्रेशन, जिसमें कुछ एकदम इंपॉर्टेंट चीजें हमको देखने को मिलती है। वर्थलेसनेस, कि मेरा कोई भी वर्थ नहीं है इस दुनिया में, है ना, मैं धरती पे बोझ हूँ, ऐसा लगता है आदमी को। सेल्फलेसनेस मतलब कि आदमी हीन हो जाता है, गिल्ट हो जाता है, खुद की नजरों में गिर जाता है, उसको हम बोलते हैं सेल्फलेसनेस। एंड होपलेसनेस, कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया, कोई भी फ्यूचर नहीं। अगर किसी को ऐसा फीलिंग आता है और वो लंबे समय तक आता है, वीक्स मंथ तक आता है, क्रोनिक वे में आता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन बोलेंगे। होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो अपना फोर्थ कंडीशन है वो आता है स्किजोफ्रेनिया, या फिर इसको कोई सीजोफ्रेनिया भी बोलता है। तो स्किजोफ्रेनिया इज अ सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, है ना, ये अपना एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय, है ना, डिस्टर्बेंसेस इन थिंकिंग, जो आदमी की सोचने की एबिलिटी रहती है, परसेप्शन, है ना, चीजों को समझने की, आकलन करने की एक जो कैपेसिटी रहती है, या फिर इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने की एक जो एबिलिटी रहती है ना, या फिर सोशल बिहेवियर करने की एबिलिटी, उसके ऊपर से जो है कंट्रोल खो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऑफन रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट विद रियलिटी, मतलब आदमी फिर भ्रम की दुनिया में जीता है, वो रियलिटी में नहीं रहता है। आदमी को हालुसिनेशंस होना चालू होते हैं, मतलब जो सेंसरी परसेप्शंस है वो गलत हो जाते हैं। डिल्यूजन होता है, फॉल्स बिलीव हो जाता है कि वो गलत चीजें हैं तो उसको एकदम से उसी पे जोड़ तोड़ देके वही सही है ऐसा मानता है। इल्यूजन्स हो जाते हैं, जो रियलिटी है उससे हटके चीजें दिखाई देना चालू होती। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सोशल फंक्शन है वो कम हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं स्किजोफ्रेनिया। बेसिकली जो हम एक पागलपन बोलते हैं ना, वो उसको हम इंग्लिश में स्किजोफ्रेनिया बोल सकते हैं, जहां पे थिंकिंग, परसेप्शन, इमोशनल बिहेवियर चीजें में दिक्कतें आ जाती है, और आदमी जनरली रियलिटी में नहीं, एक वर्चुअल जिंदगी में जी रहा होता है, जहां पे वो हेलुसिनेट भी कर रहा है, डेल्यूजन भी हो रहे हैं, और बहुत सारे इल्यूजन्स भी देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो सोसाइटी के साथ मिंगल नहीं हो पा रहा है। ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं स्किजोफ्रेनिया, है ना, बेसिकली जिसको हम पागलपन बोलते हैं। फिर आता है हमारा अगला कंडीशन जो है अल्जीमर्स डिजीज। ना, अल्जीमर्स डिजीज का मतलब क्या होता है कि एडी, अल्जीमर्स डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज। मतलब इसमें क्या हो जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे उम्र के साथ साथ हमारे न्यूरॉन जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, वो लॉस होना चालू हो जाते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल लॉस ऑफ मेमोरी, और जो आदमी की मेमोरी है वो मेमोरी धीरे धीरे फेड हो जाती है, धुंधली हो जाती है, कॉग्निशन जो है वो कम हो जाता है। आदमी की जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज रहती है, थिंकिंग एबिलिटीज रहती है, वो कम हो जाती है, और जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो भी कम हो जाती है। इसमें जनरली क्या होता है, जो हमारे ब्रेन पे जो सेल्स रहते हैं, न्यूरॉन्स रहते हैं, वो डीजेनरेट होना चालू हो जाते हैं, वो मरना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो स्टोर्ड हुई मेमोरी है वो धीरे धीरे फेड अवे हो जाती है। ये जनरली क्यों होता है कि एक अनवांटेड अमाइलोइड प्लक्स बोलते हैं, जो हमारे बॉडी में क्या है ना, कि कुछ भी सेल्स जो है ना, वो काम करेंगे, वो मरने के बाद हमारे बॉडी से उसका वेस्ट बनेगा, तो वो वेस्ट क्लियर होता रहता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स मरते हैं, ये इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो क्या होता है, हमारे बॉडी से क्लियर नहीं हो पाता, हमारे सीएनएस से क्लियर नहीं हो पाता, तो ये अमाइलोइड प्लक्स में कन्वर्ट हो जाती है और ब्रेन पे
बस जाती है, जो ब्रेन पे जो नर्वस कंडक्शन जो प्रोपगेशन का काम है उसको हैम्पर करता है, जिसकी वजह से हमको अल्जीमर्स डिजीज की सिचुएशंस देखने को मिलती है। ऐसे जो न्यूरोफिब्रिलरी टैंकल्स बोलते हैं, सेल्स के अंदर में भी ऐसे एमोलॉइड डिपोजिशंस होना चालू हो जाते हैं। फॉस्फोराइलेटेड टॉप प्रोटीन्स डिपोजिट होते हैं, जिसकी वजह से जो ये है इंफॉर्मेशन है इफेक्टिवली एक सेल से दूसरे सेल्स पे नहीं जा पाती है, वो प्रोसेस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमको अल्जीमर्स डिजीज जैसी सिचुएशंस देखने को मिलती है। और जनरली यहाँ पे जो अपने कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स है वो भी डीजनरेट होते हैं, वो भी लॉस होते हैं, वो भी डेड हो जाते हैं। ये सारी चीजें हमको अल्जीमर्स डिजीज में देखने को मिलती है। राइट, तो आज के क्लास में हमने देखा कि ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो क्या है, और हमने कुछ डिसऑर्डर के बारे में भी डिस्कस किया। ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसा बैरियर जो ब्लड और ब्रेन के बीच में रहता है, और जो ब्लड में कुछ भी पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनको ब्रेन में नहीं जाने देता। हाउएवर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, न्यूट्रिशन है, उसको ब्रेन में सिलेक्टिवली जाने देता है, उसको हम बीबीबी बोलते हैं। ऐसे फिर हमने इपिलेप्सी में देखा, इपिलेप्सी में हमने देखा कि कहीं पे रिपीटेटिव सीजर्स आ जा रहे हैं तो उसको हम इपिलेप्सी बोलेंगे। सीजर मतलब होता है कि प्रोवोक्ड अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से निकलती है उसको हम सीजर बोलते हैं, जहाँ पे मसल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ऐसे ही कन्वर्जेंस मतलब वहाँ पे इन्वॉल्वेंट्री मसल इन्वॉल्वमेंट रहती है। फिर हमने देखा पार्किंसन डिजीज, है ना, ये बेसिकली क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के तौर पे हमने इसको डिफाइन किया, जहाँ पे आदमी को ट्रेमर्स, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ऐसे ही डिप्रेशन मतलब परसिस्टेंट जो लो मूड रहता है ना, आदमी को सैडनेस हो जाता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट रहता है एक्टिविटीज करने में, और जहाँ पे आदमी को वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस जैसी चीजें देखने को मिलती है उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया मतलब बेसिकली जहाँ पे थिंकिंग, परसेप्शन और इमोशन वाली चीजें डिसरप्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और आदमी की जो रियलिटी के साथ कांटेक्ट है वो धुंधला हो जाता है। आदमी को हालुसिनेशंस होना चालू होते हैं। हालुसिनेशन मतलब क्या होता है कि जो चीजें नहीं है वो चीजें परसेप्ट कर रहा है, जैसे भूत दिखाई देना, है ना, या फिर कोई बार बार मेरा नाम ले रहा है मगर एक्चुअली कोई भी नाम नहीं ले रहा है। ये जो फिर फॉल्स एक आदमी एज्यूम करता है उसको हम हालुसिनेशंस बोलते हैं। डेल्यूजन्स मतलब होता है फॉल्स बिलीव करना, जैसे कोई आके मेरे को मारने वाला है और वो मेरे को मारने के लिए प्लानिंग ही कर रहा है, ऐसा जो एक फॉल्स बिलीव रहता है ऐसा। इल्यूजन्स मतलब ऐसा होता है कि जैसे सामने सांप पड़ा है और मेरे को लग रहा है कि ये रस्सी है, या फिर रस्सी पड़ा है और मेरे को लग रहा है कि ये सांप है, मतलब गलत चीजें दिखाई दे रहा है ना, आंखों को धोखा हो जाना, उसको हम बोलते हैं इल्यूजन्स। ऐसे ही इसकी वजह से क्या होता है कि आदमी को सोशल फंक्शंस में डिक्लाइनिंग आ जाता है। ऐसे हमने अल्जीमर्स डिजीज की बात करी थी, जो प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है, जिसमें मेमोरी और जो थिंकिंग एबिलिटी वो धीरे धीरे कम हो जाती है ड्यू टू द डिजेनरेशन ऑफ ब्रेन सेल्स। बेसिकली इसमें अमाइलॉइड या फिर जो वेस्ट प्रोटीन्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं सेल्स के अंदर या फिर सेल्स के बाहर, जिसकी वजह से मेमोरी में डिक्लाइन आ रहा है, उसको हम बोलते हैं अल्जीमर्स डिजीज। होप आज का क्लास आपको आराम से समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास में हम आपको मिलते हैं एक नया टॉपिक लेके। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपको क्लास समझ में आ रहा है और इंटरेस्टिंग लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। अगर कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, कोई भी आपको डाउट्स है, दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट्स में अपने जो भी प्रॉब्लम है वो साझा कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, सी यू इन दी अनदर क्लास। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास। थैंक यू।